नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पारिस्थितिकी और प्रकृति के साथ जुड़ा हूं और हिमालय मुद्दों पर एक लगभग 2 दशक से कार्य कर रहा हूं। आज हम यहां पे एकत्रित हुए हैं हिमालय से संदर्भित जो प्राथमिकताएं हैं, जो तमाम तरह की सीमाएं हैं और जो इससे जुड़े हुए अहम सवाल हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बाईं तरफ श्री सुरेंद्र सिंह पांगती, जो एक लंबे समय से बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक पदों में रहे हैं और उनका एक बड़ा अनुभव पूरे हिमालय क्षेत्र में रहा। सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश के या अन्य इलाके हों, जिन्होंने बड़ी गहराई से मुद्दों को समझा है। उनके बगल में प्रोफेसर बीके जोशी, एक शिक्षाविद और विभिन्न पदों में, कुलपति तक के पदों में उन्होंने विभिन्न रूप से जो सेवाएं समाज को दी हैं। ये परिचर्चा मुख्य रूप से जो केंद्रित है वो इस मुद्दे पर है कि हिमालय को आज हमें किस दृष्टि पे देखा जाना चाहिए। हिमालय के तमाम राज्य बनने के बाद भी हिमालय के कई प्रश्न अभी भी जो हैं उनके उत्तर हमारे पास समुचित रूप से नहीं है। हिमालय को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं समय समय पर होती रहती हैं और अजीब सा सवाल ये भी खड़ा है कि पिछले 100-200 साल से लेकर आज तक कोई भी हिमालय राज्य शायद ऐसा नहीं है जिसके पास ये आंकड़ा बड़ा सुरक्षित हो कि पिछले 100 सालों में इसके हवा, मिट्टी, जंगल, पानी में क्या परिवर्तन हुए। तो इन तमाम चीज़ों से और कौन सी प्राथमिकताएं हैं हमारी जिन पर हमें गंभीर होना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले एस पांगती साहब से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर जरा प्रकाश डालें कि कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें पे सोचना चाहिए। वर्तमान में आज जो चर्चा हो रही है वो हिमालय के जो विभिन्न प्रदेश हैं उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा हो रही है। और इसमें हिमालय के जो राज्य हैं उनकी जो समस्याएं हैं प्राय वो एक प्रकार की हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। और मुख्य रूप से हमारे जो निकट के जो प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश है, JNK है, वहाँ के और हमारे उत्तराखंड के हिमालय का जो परिस्थितियाँ वो लगभग एक प्रकार की हैं। थोड़ा सा अंतर है लेकिन प्राय एक प्रकार की हैं। जैसे ये जो जितने भी तीनों प्रदेश हैं इनकी जो सीमाएं हैं वो चीन से और पाकिस्तान से लगी हुई हैं। तो एक सीमा क्षेत्र होने के नाते यहाँ सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए एक समस्या रहती है और वो हम लोग झेलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा उसको JNK में उसको झेला जाता है। और हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा हिस्सा उनका चाइना बॉर्डर से लगता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में न केवल चाइना बल्कि इधर नेपाल क्षेत्र में से भी सीमा क्षेत्र है। हमारी वो समस्या अपनी जगह है। लेकिन जो हिमालय की जो समस्याएं हैं उसमें एक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे यहाँ ये प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं। चाहे बर्फ़बारी हो तो अविलांचेज आते हैं, ये वर्षा काल में अधिक वर्षा होने से भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन का भी समस्या सभी जगह है। हमारे देश में पर्वतीय प्रदेश और भी हैं, जैसे ये वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट जो हैं, ये यहाँ भी मैदान पर्वत है, लेकिन वहाँ उन क्षेत्रों की समस्याएं हिमालय जैसे नहीं हैं। और यहाँ भी अगर देखें आप तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की है, वो शायद वो समस्या हम हिमाचल में नहीं देखते हैं उतना, और JNK में तो कतई नहीं है। तो ये हिमालय क्षेत्रों के आपस में चर्चा करके कॉन्क्लेव में या किसी तरह से अगर आप करते हैं तो प्रयास ये होनी चाहिए कि उन क्षेत्रों से ये क्या कारण है कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पलायन है लेकिन हिमाचल में उतना नहीं है। क्या कारण है कि ये पलायन JNK में कतई नहीं है। तो उन्होंने क्या उपाय किए हैं उसको हमारे उत्तराखंड में उसको लागू किया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। इसलिए जो हिमालय राज्यों का ये कॉन्क्लेव चल रहा है अभी आज ही के दिन मसूरी में चल रहा है, ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन ये देख के थोड़ा सा आशा नहीं बनती है कि ये पहली बार नहीं है कि हिमालय राज्यों को एक करके एक दूसरे की समस्याएं जानकर समझकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का प्रयास पहली बार नहीं हो रहा। मुझे मालूम है कि जब आज़ादी के तुरंत बाद जब पहली बार जो सरकार बनी थी तब से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एक हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं धर्मदेव शास्त्री,
जिन्होंने अशोक आश्रम की नींव डाली, फाउंडेशन डाला था, उनके ज़माने में ये प्रयास हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो भिन्न हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उसके यहाँ पर चर्चा करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उनके प्रयास से आपको मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 1960 में हिमालयन क्षेत्र का एक कॉन्फेडरेशन बनाने का प्रयास हुआ था। और आपके यहाँ जो विकास नगर है देहरादून जिले में ही, देहरादून जिले में हिमालयी राज्यों का, उसमें उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को भी हिमालयी राज्य क्यों था यहाँ था, उसको भी इनवाइट किया गया था। 1960 में यहाँ एक काफ़ी बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से JNK के, हिमाचल प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के दो राज्यों के तो मुख्यमंत्री आए थे, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री ने उसमें भाग लिया था। नेहरू जी स्वयं उसमें आए थे, प्रधानमंत्री। वो उस समय विकास नगर चौहरपुर कहते थे, अगर आपको याद हो तो। उसी बैठक में ये हुआ कि ये चौहरपुर, कभी कभी लोग चोरपुर कहने लग जाते हैं, तो इसका नाम विकास नगर रखा जाए, तभी इसका नाम विकास नगर रखा गया। तो वो एक वहाँ पर बाकायदा एक कॉन्फेडरेशन ऑफ हिमालयन स्टेट का गठन हुआ था, जिसके स्वयं नेहरू जी अध्यक्ष थे। और JNK और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उसके सदस्य थे। उत्तर प्रदेश के किसी एक मंत्री को उन्होंने उसमें सदस्य बनाया था। और जो छोटे प्रदेश थे उनके प्रतिनिधि नहीं आ पाए थे उसमें, लेकिन उनको भी शामिल करने का एक प्रयास हुआ था। वो बना था जब तक धर्मदेव शास्त्री थे, नेहरू जी थे, तब तक शायद उसमें कुछ चर्चाएं हुई। उसकी बाद उसको खोजें हम तो उसमें भी कुछ प्रयास होगा, लेकिन जब वो चले गए तो वो फेडरेशन ख़त्म हो गया। तो कहीं ऐसा न हो कि ये जो प्रयास चल रहा है आज चर्चा हो, फिर बाद में भविष्य आपकी बात को मैं बढ़ाते हुए प्रोफेसर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी पंक्ति जी ने बात की कि एक लंबे समय से हिमालय के ऊपर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक समझ अभी भी हिमालय के बारे में जो है वो पॉलिटिकल सोशल लेवल पे उस तरह नहीं बन पाई है, क्योंकि लंबा प्रयास कहीं कुछ दिखाई नहीं देता और हम बार बार इस तरह की बैठकें करते हैं? मैं शुरुआत करूंगा, जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है वो उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं, जो मैं समझ पाया हूँ, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, कुछ लोगों से बातचीत की है, मुझे लगता है कि दो प्रमुख मुद्दे उसमें शायद आने वाले हैं जिस पर चर्चा होगी। एक मुद्दा है कि हिमालय के राज्य जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सम्मिलित रूप से 15वें वित्त आयोग के सामने अधिक डेवोल्यूशन की मांग रखें। अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत बरसों से ये मांग आ रही है कि हिमालय राज्यों को जैसे अब आज ग्रीन बोनस जिसको कहा जाता है वो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देश के लिए पूरे पर्यावरण को संरक्षित रख रहे हैं। अगर हिमालय ना हो तो आपका पूरा उत्तर भारत का इलाका संकट में आ जाएगा, और आ रहा है। तो हिमालय के महत्व को समझना होगा। वो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, वो एक पूरे इस देश के अस्तित्व के लिए वो बहुत आवश्यक है। और आज हिमालय संकट में है। संकट में दो कारणों से है। एक तो जो मानव जनित कारण है, हमने अपने जंगलों का अंधाधुंध दोहन किया है, अपनी ज़मीन का संरक्षण नहीं किया है, और जो हमारी नदियां हैं, पानी है, जो हमारे हिमालय की सबसे बड़ी देन है, उसको भी हम कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो एक संकट तो ये जो हमने पैदा किया है, मानव रहित। दूसरा, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, और इन पे मुझे लगता है कि इनका ज़रा सतही लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इससे पैसा मिलना चाहिए। नहीं, पैसा अच्छी बात है, पर पैसे का प्रयोग किस में होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, पैसा मिलना, पैसे के हमें इतराज़ नहीं है, पर पैसे का प्रयोग कैसे होगा। क्या उससे हम लोग हिमालय को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। ये बड़ा सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि अक्सर होता ये है। मैं दो बातें इसको यहाँ पे जरा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। एक, हम हमेशा लेने की बात करते हैं हिमालय से, लेकिन अभी तक हमने लौटाया क्या। अगर राज्य बनाए तो राज्य बनने के बाद क्या हिमालय की स्थिति सुधरी, ये बड़ा सवाल है। हाँ। अगर ग्रीन बोनस को भी हम कर रहे हैं तो क्या हम लोकेट कर पाएंगे कि कल किसी भी रूप में जब ग्रीन बोनस मिलेगा वो अन्य विकास कार्यों में दिखाते हुए हम उसका उपयोग या दुरुपयोग जो भी आपके बजट में आ जाएगा, तो फिर वो जैसे होता है। तो
एक और भी बड़ा सवाल और भी है जुड़ा कि देखिए, हिमालय अकेला हवा मिट्टी जंगल पानी नहीं है, इसके लोग इसका बड़ा हिस्सा है। हाँ, जो वो इसको मैं कहना सेव चाह रहा करते था। हैं। हाँ, क्योंकि जन मुद्दे अगर नहीं आते हैं इन तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच में, जो कि जैसे पांगती साहब ने कहा कि सामान्य रूप से, चाहे मैं भी पूरे हिमालय के अन्य राज्यों में भी गया हूं, मैं काम भी हमारा वहां पे हो रहा है, बहुत से मुद्दे जो हैं बड़े कॉमन किस्म के हैं, लेकिन उन जन मुद्दों से मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है कि प्रकृति या पर्यावरण इंक्लूसिवली सोचा जाना चाहिए। एक हमने भूखंड को नहीं बचाना, इसको 7 लोगों को जोड़ के, और पलायन जैसे, तो अगर उसको ये जोड़ करके अगर उस पर चिंतन मंथन करते हैं तो फिर हम तमाम पहलुओं को निश्चित रूप से समझकर अपनी एक रणनीति बनाएंगे। वरना एक औपचारिकता के रूप में हम कहते हैं। मेरा एक सवाल पांगती साहब आपसे और है कि एक 3 हिस्से किसी भी राज्य का में काम के होते हैं। एक राजनीतिक है, एक सामाजिक जिसमें तमाम जन मुद्दे जुड़े होते हैं, और एक प्रशासनिक। आपका लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक, आपने पिछले लंबे समय से इसको देखा है, आपका क्या सोचना है हिमालय और प्रशासनिक जो वो है? नहीं, इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण अभी जोशी जी ने कहा कि पैसा हम डिवोल्यूशन हम ज़्यादा मांग रहे हैं, इस करके ग्रीन बोनस के रूप में जैसे भी है, वो पैसा आएगा तो प्रश्न ही उठता है कि वो पैसे के आपका अप्रेंसमेंट बहुत सही है कि उसका सही उपयोग हो पाएगा या नहीं होगा, या यूं ही उसको बर्बाद कर दिया जाए। गौर से देखिए तो आपके पास हर एक राज्य में एक नियोजन आयोग होता है, आपका प्लानिंग कमीशन होता है। हमारे यहाँ भी प्लानिंग कमीशन है। तो प्लानिंग कमीशन एक वो तो संवैधानिक संस्था है, वो साधारण संस्था नहीं है। क्या हमारे नियोजन आयोग में कभी जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उसकी समस्याएं हैं, उसके पोटेंशियल क्या क्या है, उस संबंध में कभी चर्चा होती है? या कभी मैंने तो आज तक नहीं सुना कि हमारे नियोजन आयोग में किसी विषय पर इस प्रकार की कभी चर्चा भी हुई हो। अब जब नियोजन आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसमें अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को बुला के वहाँ पर चर्चा करें, उसके चर्चा करने के बाद जो निचोड़ आए, जो कंक्लूजन आए कि ये समस्या के लिए ये समाधान है, विशेषज्ञों की राय लेके उस पर फिर योजना बने। उन समस्याओं को से लड़ने के लिए ये धन उपलब्ध हो गया, उससे उसकी समस्या को दूर किया जाए, इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए। जो लेकिन आपकी नियोजन ही नहीं बन रहा, योजनाएं ही नहीं बन रही आपकी, तो वो धन मांग के क्या करेंगे? आप उसका ब्याज वसूल करेंगे, केवल एफडी डाल के उसका नियोग करेंगे, तो फिर नहीं होगा। जो आपका अप्रेंशन वही होगा। तो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि नियोजन की जो प्रणाली है हमारे प्रदेश में, खासकर मुझे देखा, मैं तो उत्तर प्रदेश में भी सेवा करूँ, मैं उत्तर प्रदेश से ही सेवानिवृत्त हुआ, वहाँ नियोजन योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना बनते समय या फिर वार्षिक योजना बनने के साथ उनके साथ इंटरेक्शन होता था। हर एक विभाग को कहा जाता था तुम अपनी योजना बना के लाओ, क्या तुम्हारी समस्या है, क्या तुम्हारा पोटेंशियल है, उसके अनुसार अपनी योजना बनाओ, और उसके साथ फिर धन का एक प्रतिनिधान किया जाता था। उसमें उन पैसे से पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग योजना बनती थी। हिमालय के हिल डेवलपमेंट में प्रमुख सचिव रहे वहाँ हिल डेवलपमेंट बोर्ड में, विभाग में, वहाँ हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग योजना बनाते थे। हमारी नियोजना पर नियोजन जो योजना आयोग था उनके साथ इंटरेक्शन होता था, हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करते थे वो, और उसके अनुसार चर्चा होती थी। चर्चा करके फिर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लेके उस पर डिटेल में योजना बनाने की बात होती थी। यहाँ उत्तराखंड में तो मुझे आज तक किसी मीडिया के माध्यम से कभी नहीं सुना मैंने कि योजना आयोग में ऐसे बड़े बड़े लोग रहे हैं हमारे, उनका नाम लेना है। आपका तो मतलब पढ़ने लिखने में और शिक्षा के प्रचार प्रसार, आप एक बड़े शिक्षाविद हैं। आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पे हिमालय के संदर्भ में मात खा रहे हैं? देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा। कंट्रोवर्शियल इस सेंस में कि कई लोग उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इन बातों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है जी। कि हिमालय में अगर हम विकास की बात करते हैं, अभी हम से केवल हिमालय क्षेत्र की बात, तो हम किस तरह का विकास करते हैं? आज चर्चा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, मतलब जो क्या वह नहीं कोई क्या कहता है, कोई सतत विकास, अलग अलग शब्द। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? वो केवल
अगले 5 वर्ष के लिए नहीं है, वो अगली पीढ़ियों के लिए है। तो हमारे जितने भी संसाधन हैं वो हमेशा के लिए बचे रहें, तब ये होगा तो सस्टेनेबल होगा। सब बात करते हैं, यूएनडीपी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबके सामने, हमने भी उस पर हस्ताक्षर किए। दूसरी तरफ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमालय के राज्य एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत है, तो केंद्र का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़बरदस्त है। भारत सरकार कहती है कि हमारा उद्देश्य अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का है, ये घोषणा है, उद्देश्य दिया गया। उसके लिए हमको आर्थिक विकास चाहिए, ग्रोथ नहीं होगी तो $5 ट्रिलियन पर नहीं पहुंचेंगे। आज हम $2 ट्रिलियन के मतलब 2.5 गुना बढ़ाना है अगले 5 वर्ष में, तो हमारी ग्रोथ रेट क्या होगी, वो 10, 11, 12% होनी चाहिए। उसके लिए क्या पॉलिसीज होंगे, तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव सीधा असर पड़ेगा? पड़ेगा। सीधा प्रभाव। तो क्या हम हिमालय का फिर पर्यावरण बचा पाएंगे या नहीं? और हिमालय में अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं और देश किसी दूसरे तरफ जा रहा है, तो क्या हम सफल हो पाएंगे? ये मतलब मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा नहीं होती। बहुत आपने सही कहा कि हम असल में अपनी नीतियों में इकोनॉमी को लेके साथ नहीं चले, हम इकोनॉमी को लेके साथ चल रहे हैं और इकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में इकोलॉजी इंक्लूसिव नहीं रहती। एक बड़ा सवाल इसीलिए कुछ समय से चल रहा है देश दुनिया में भी, हमने भी उस पर बड़ी पहल की कि हमने एक मापदंड तय कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर जीडीपी जो यूरोपियन की देन थी, हमने किनारे से सबने उसको अपना लिया, उसी को मान लिया कि हमारा सब कुछ और इसी से तय होगा हम कहां खड़े हैं दुनिया में। लेकिन हम ये नहीं जानते, आज हम वन को लेकर, नदियों में पानी को लेकर, कुओं में पानी को लेकर, तालाबों को लेकर, मिट्टी के हालात को लेकर, हवा के हालात को लेकर हम कहां खड़े हैं, क्योंकि ये ना हमारी जीडीपी में रिफ्लेक्ट होता है और न ही इनके बारे में कोई एक ये बन पाता है कि आज देश कहां पे खड़ा है। वही हालत हिमालय के लिए ज्यादा जरूरी भी है। तो इसलिए कहीं इस बात की भी आवश्यकता होती है, जिस तरह से इकोनॉमी के पीछे हम दौड़ते हैं, क्योंकि जीवन वो लग्जरी है, वो इकोनॉमी, लेकिन लाइफ जो है वो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से है, उसका भी एक मापदंड होगा। और आप जानते हैं कि हमने कोशिश की थी कि हाई कोर्ट में गए थे, इसमें एडमिट हो गया सकल पर्यावरण उत्पाद, सरकार उसमें अभी तक ज्यादा नहीं खिसकी क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ज्यादा दबाव है, उस पर नहीं कह रहे। लेकिन हमें एक हिमालय क्योंकि पूरे देश की भरपोषण करता है। मैं एक आपको और चीज याद दिलाना चाहता हूँ, वो बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। सवाल यह है कि हम केवल ये कहें कि हमने $5 ट्रिलियन का ही वो करना है, तो फिर उत्तराखंड में भी हम बात केवल ग्रोथ की करते हैं, तो उसमें पर्यावरण कहीं रह जाता है। आज यूरोप में और गए लोग डी ग्रोथ की बात करने लगे, डी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, काफी चर्चा हो रही है। तो वो अभी हम कहेंगे हमारे लिए अभी हमको ग्रोथ करनी है, डी ग्रोथ बाद में, ये नहीं होता। देखिए, अभी दुर्भाग्य ये है कि समझ नहीं है, इसलिए जो आप जो बातें कह रहे हैं, आपको अचानक मतलब जो पॉलिसी मेकर हैं, जिनको इकोनॉमी सेंट्रिक पॉलिसी मेकर हैं, उनको लगता है कि ये विकास विरोधी हैं। हाँ। ये जो मानसिकता है, ये हमको एक समझ पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि एक परमानेंट इकोनॉमी के लिए एक इकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक सवाल कह रहा था, आपने एक लंबा समय प्रशासन में देखा है, जब भी आप डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते रहे, क्या कभी ये भी दिमाग में आया पॉलिसी के दौरान कि अगर जंगल पर आधारित है, मिट्टी पर आधारित है, पानी पर आधारित बांध जैसे, कि इनके हालातों पर भी बराबर चिंता हो? कभी झलका इसमें? देखिए, इसमें एक जो अभी जोशी जी ने इशू पॉइंट आउट किया है कि हमारे सरकार का जो मुख्य ध्यान इनका है इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। सड़कें बनाई, पुल बनाई, बिल्डिंग बनाई, अस्पताल के बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी। ये पता नहीं उसको चलाने में क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस पर भी इक्विपमेंट इतने वहाँ डंप कर दिया उन्होंने, लेकिन वो फैसिलिटी वहाँ क्रिएट नहीं कि वहाँ एक उतना क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ रहे, ये फैसिलिटी को क्रिएट नहीं किया हमने। तो इसलिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हम पूरा ध्यान देते हैं। अभी आजकल वो ये आ रहा है कि वो 4 धाम मार्ग बन रहा है और ऑल वेदर रोड बन रहा है। ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होता है, इससे विकास उतना नहीं होता। आपको चाहिए, सड़कें भी चाहिए, लेकिन उस सड़कों का क्या करोगे जब वहाँ न कोई प्रोडक्टिविटी है, कोई वहाँ कोई चीज़ पैदा हो रहा है। वो उस सड़क में किस लिए चाहिए आपको सड़क?
आपके जो इतना प्रोडक्शन हो कि उसको ले जाने के लिए सड़कें वहाँ पहुँचे तभी तो वो यूजफुल है। तो इसलिए जो योजनाएं हैं प्रोडक्टिव योजनाओं पर चर्चा कभी विचार नहीं होता। जैसे एक अभी मैं पौड़ी गया था, वहाँ से आते समय एक नयार घाटी सतपुली से लेके ये ब्यास घाट तक आया, तो वहाँ मैंने देखा वहाँ के गांव बड़े बड़े चौड़े खेत हैं और उसमें पुराने ज़माने के वो बने हुए हैं, सिंचाई के गूल बने हुए हैं, वो इतने अच्छे बने पक्के गूल, लेकिन उसमें पानी नहीं है और वो है। तो उसमें जब पानी के स्रोत आपके सूख गए, आप ये तो क्योंकि वहाँ देखिए आप पहाड़ की तरफ देखिए तो वहाँ छोटे छोटे झाड़ियाँ दिखती हैं, कटीली झाड़ियाँ दिखती हैं, जंगल नहीं दिखता है, तो वो स्रोत तो सूख ही जाएंगे। तो वो स्रोत सूख गए तो आपकी जो वहाँ खेती होती थी एक ज़माने में, कहते हैं वहाँ के ये बासमती और गेहूँ बहुत बढ़िया पैदा होता था, आज वो सब सूखा पड़ा हुआ। एक दो गांव में हरियाली दिखाई थी, बाकी सब, जबकि इतने चौरस है और बिल्कुल लोगों ने प्रयास करके कितने जनरेशन टू जनरेशन उसको बना के समतल बना के इतने चौड़े खेत बनाया। तो अब उसके लिए क्या है, चलो अब एकदम से हम जंगल लगा के 10 साल के अंदर वहाँ उसे इतना हरा भरा नहीं कर सकते हैं, तो कोई और उपाय सोचिए आप। तो मैंने उनको लोगों को कहा जेट्रोपा लगाइए आप यहाँ। जेट्रोपा बहुत कम पानी में पैदा हो जाता है और जानवर भी नहीं खाता है। तो अब जेट्रोपा का एक ऐसे क्षेत्र के लिए एक उपाय हो सकता था कि वहाँ हम उस गांव को दोबारा बसा सकें और जो खेत हैं उसको उपयोग करके वहाँ का एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तब सड़क का उपयोग होता कि ताकि उस जेट्रोपा के प्रोडक्ट को सड़क के माध्यम से हम जहाँ उसकी आवश्यकता वहाँ सप्लाई कर सकें। तो केवल सड़क बना, अब वहाँ सड़कें बन गई। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कोई योजना नहीं, कोई याद ही चिंतन ही नहीं है कोई। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि तमाम सरकार इकट्ठी है हिमालय की यहाँ पर, तो खाली बोनस की बात ना करें, ग्रीन बनाने की भी बात करें तो ज़्यादा बोनस भी हमारे हिस्से में पड़ेगा। मैं एक आपसे आखिरी सवाल ये भी है, आपको क्या लगता है कि हमारे सोच में जो सरकार तक सीमित है, समाज का एक बड़ा हिस्सा हो तो शायद दिशा बेहतर होगी? ज़रूर, क्योंकि जैसे पांती जी ने भी कहा कि कौन योजना बना रहा है, किससे सलाह करके योजना बना रहा है, ये कुछ हमको कुछ पता नहीं है। लोग हैं जो कि अच्छी सलाह सरकार को योजनाओं के बारे में दे सकते हैं। एक जो और बड़ी कमी मुझे योजना के बारे में मिलती है वो राज्यों के स्तर पे भी है, केंद्र के स्तर पे भी। हम डिपार्टमेंटली सोचते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में सोचते हैं, जिसको साइलोज कहते हैं। शिक्षा विभाग को केवल शिक्षा से मतलब है और स्वास्थ्य विभाग को केवल स्वास्थ्य से मतलब है, जबकि हम विकास की बात करते हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेशन नहीं है। आप तो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप इस बात को समझेंगे कि जब तक हम ये नेटवर्क के तो रूप में नहीं देखेंगे सब चीज़ें को समग्र रूप से एक दूसरे से, तब तक हमारा विकास अलग अलग टुकड़ों में रहेगा। निश्चित रूप और से इसकी हमने आज तक कल्पना नहीं की, कोई कोशिश नहीं की कि हम नेटवर्क में कैसे विकास को देखें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कभी कभी ये भी होता है कि जो दुर्भाग्य से मैं मानूंगा कि हम कभी किसी सलाह को स्वीकारना भी नहीं चाहते, और ये अक्सर सरकारी स्तर पर हो जाता है किन्हीं कारणों से। पर आने वाले समय में अगर हिमालय को बचने बचाने की बड़ी गंभीर चिंता है तो जैसे आपने कहा कि सबको जुड़ना होगा, मतलब डिपार्टमेंट को, सरकार को चाहिए समाज से जुड़ करके प्राथमिकताएं तय करते हुए सबको सम्मिलित करके करें। मैं आपसे यही आखिरी में पूछना चाह रहा हूं इस बात के लिए कि ऐसी कोई कोशिश आज तक हुई है कि जो हम एक प्रयोग के रूप में रख सकें कि इस सब के जुड़ाव के कारण एक सुंदर अच्छा परिणाम ये सामने आया? वही है ना, तो जैसे जोशी जी ने कहा, विभागवार डिपार्टमेंट कंपार्टमेंट बन गए हैं। उनका सोच केवल शिक्षा विभाग का है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह चीज़ों का प्रमोशन वगैरह इतनी तक ही सीमित है, दूसरी बात वो समझने के लिए तैयार नहीं। वैसे मेडिकल का हर एक का ऐसा है। अब जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का जो किसी भी एग्रीकल्चर को आप पूछे तो वो गेहूँ धान से आगे नहीं बढ़ता है। वो नहीं समझता है कि यहाँ का दलहन की बहुत अच्छी खेती हो सकती है, यहाँ तिलहन की खेती हो सकती है, ड्राई फार्मिंग बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बारे में वो नहीं सोच सकता, वो केवल जो उसको मालूम है, जो उसने पढ़ा है उतनी तक सोचता है। इंटीग्रेटेड सोच नहीं है। इसलिए जो आपने कहा समग्र विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है।
और इसमें एक जो प्रोडक्टिविटी की जो बात है, प्रोडक्टिविटी की बात है, अगर काश्तकार को आप कुछ समझा दें, सिखा दें, तो वो मेहनत करके वो करके दिखा देता है। लेकिन उसको आपने, जैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती पहाड़ में ज़्यादा संभव है मैदानी क्षेत्र से। मैंने तो जब मैं एपीसी था, मैंने यहाँ तक कि मैदानी क्षेत्र के लिए सीड प्रोडक्शन के लिए हमारे पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ एक पॉकेट, छोटे छोटे पॉकेट में आप एक प्रजाति को वहाँ सैचुरेट करके बनाओगे तो इंटरपोलेशन होने की खतरा नहीं रहता है। मैदानी क्षेत्र में मैदान है, थोड़ी भी हवा चली, आपने एक प्रजाति की धान की यहाँ बोई, 1 किलोमीटर दूर से दूसरी किस्म की धान की हवा से उसे पोलन यहाँ आ जाता है, इंटरपोलेशन हो जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में कंदराओं में है, वो छिपे हुए हैं, वहाँ इंटरपोलेशन होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ तक कि सीड मल्टीप्लिकेशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन वो पॉकेट्स में है। तो लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा आपको, ताकि वो जो काश्तकार को जो आप सिखा रहे हो कि तुम ये खेती करके कुछ आमदनी ले सकते हो, वो कर तो आप सिखाओगे, वो पैदा कर देगा, लेकिन उसका कॉस्ट नहीं मिलता उसको। मार्केटिंग नहीं करते, तो मार्केटिंग कौन करेगा? वो काश्तकार नहीं कर सकता। वो तो मार्केटिंग हमने ये भी सोचना पड़ेगा समग्र विकास के लिए, समग्र विकास का हिस्सा वो भी है। हाँ, आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आपने मार्केटेबल प्रोडक्ट का उपज तो कर दिया, लेकिन मार्केटिंग के लिए काश्तकार सक्षम। आज भी पहाड़ के कई बड़े उत्पादित हैं जगह, जहाँ पे मुझे याद है पिछले 2 साल पहले मैं एक क्षेत्र में था, तो वहाँ उनको टमाटर फेंकने पड़े। पहाड़ की कहानी। मैं एक बात आपसे प्रोफेसर साहब रखना चाहता हूँ कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि कहीं कहीं जो आज की हमारी जो शिक्षा है, उसकी जो शैली है, वो आपको घर छोड़ने के लिए बाध्य कर देती है, क्योंकि उसे नौकरी कहीं और तलाशनी है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन का जमाना है, दायित्व परक शिक्षा भी। अब आप बेंगलोर में भी वही पढ़ाएंगे, मुंबई में भी वही पढ़ाएंगे, और मेरे गांव बनवासा में भी अगर ABCD ही पढ़ानी है, और मुझे ये नहीं बताना है कि मेरे गांव में कौन सी जड़ी बूटी है, किस तरह की खेती होती है, क्या हवा मिट्टी पानी है, क्योंकि मैं एक दायित्व भी महसूस करूंगा और उस पर आधारित। और उसके साथ ही हमारी शिक्षा में एक ये है, जुड़ाव नहीं है। हम तोड़ने का काम करते हैं, हटाने का काम करते हैं, और शायद हिमालय भी उसी की जो आज नीति है वो उसी की है कि हम अपने लोगों को इसलिए भी नहीं जोड़ पाए, या हिमालय के लिए एक बड़े आंदोलन को खड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि लोग हिमालय के महत्व को अभी भी गंभीर रूप से, स्थानीय लोग भी, हम दिल्ली मुंबई की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन हम लोगों के बीच में भी इसका एक अभाव रहा है कि हम अपने लोगों को सही तरह से इस रास्ते जोड़ नहीं पाए। नहीं, आपने सही कहा। आपने जो कहा कि जो मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई आदि में पढ़ाया जा रहा है, वही हम यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। फ़र्क ये है कि हम उनसे घटिया स्तर पे पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उसका असर और ख़राब होता है। हाँ जी। जहाँ रही बात कि स्थानीय परिवेश की शिक्षा, उसकी शिक्षा नहीं कहूँगा, जागरूकता पैदा करना, ये हमारी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, जो शिक्षा व्यवस्था। इस पे एक आप शायद जुड़े भी रहे होंगे, उत्तराखंड सेवा निधि ने जो पर्यावरण शिक्षा का काम किया था, उसमें जो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम थे जी। और स्कूली बच्चों से वो अपने गांव के परिवेश के बारे में बहुत सुंदर जानकारी, वो फिर किसी स्तर पे ये हुआ कि ये सरकार करेगी, वो सरकार समझ नहीं पाई उसको, ये क्या हुआ, वो अब कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया। हाँ, तो ये जो प्रयास हुए हैं, अभी भी हो रहे कई जगह, वो पूरे सिस्टम में नहीं आ पाते। तो शायद यही भी मान के चला जा सकता है कि सरकार को चाहिए, जब इस तरह के बड़े सम्मेलन में हो, उस तरह के प्रयोग जो बड़े स्थायी हैं और जिसे सस्टेनेबल कहा जाता है, सतत है, उनको, उनकी समझ भी अपने साथ जोड़ के रखे, और जो प्रयोग तमाम लोगों ने किए हैं हिमालय को लेके, हिमालय में रहकर, उनको भी हिस्सा बनाए अपनी नीतियों का। और हमारे एक दृष्टि में ही हिमालय को ना देखा जाए कि हम इससे बोनस और इसे कैसे बेच सकते हैं, बल्कि इसे बनाने के लिए भी हमें उतना ही गंभीर होना होगा। आप लोग आज यहाँ पर आए और आपने हिमालय को लेकर जो भागीदारी की है, मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे दर्शक लोगों ने इसे सुना होगा, और एक हिमालय से एक ही चीज सीखने की है, जैसे हिमालय सबको देता है, इसलिए हिमालय को बचाने के लिए सबको एक साथ होना होगा, सरकार और समाज सबको ये गंभीरता से समझना पड़ेगा।